नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचारों पर उठ रहे सवालों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो। पुरानी पेंशन के दोष निकालने वाले पुरानी पेंशन लागू रहे, इसके लिए कोई रास्ता, कोई योजना सरकारों को क्यों नहीं बता रहे हैं। जब राज्य सरकारें कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रही है, तो कर्मचारियों के हितों से कथित अर्थशास्त्रियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। रायता कुछ ऐसा फैलाया जा रहा है कि इस योजना की वजह से देश के टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग होना बताया जा रहा है। क्या राज्य के सरकारी कर्मचारी अधिकारी टैक्स पेयर नहीं है? सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स न देने की कोई योजना या कोई राहत दी गई है? कर्मचारियों के आर्थिक हितों को बनाए रखने के बहाने राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए देश के छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब जैसे कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है और कई राज्य इस पुरानी पेंशन को लागू करने के कतार में हैं। वहाँ के लिए जनहित में यह सवाल बड़ा मुद्दा बन जाता है कि जो राज्य सरकारें भविष्य में पेंशन देगी उसके लिए प्रावधान क्या कर रहे हैं, कैसी योजना बनाई गई है, धन के लिए क्या व्यवस्था है, सरकारें धन की व्यवस्था कैसी करेगी, व्यवस्था के जिम्मेदार लोग सरकारी पेंशन पर उठ रहे सवालों को किस नजरिए से देख रहे हैं। ओपीएस को लेकर खबरों में ही अर्थशास्त्र के महारत रखने वालों ने सिक्के के एक पहलू के नकारात्मक छुपे हुए विज्ञापन सुनाई दे रहे हैं, लेकिन सकारात्मक पहलू, दूसरा नजरिया इसी अर्थतंत्र से जुड़ी हस्तियों के विचार पढ़ने को नहीं मिल रहे। आखिर क्यों? निर्मल जी, पुरानी पेंशन को लेकर जो अभी भ्रम फैलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है कि इससे आर्थिक नुकसान होगा, देश को भविष्य में राज्य सरकारों के ऊपर भारी कर्जा हो जाएगा, तो आप इस नजरिए इस चीज़ को कैसे देखते हैं जी? जैसे हम लोग भी सुने हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ भारत के तथाकथित अर्थशास्त्री द्वारा किया गया है कि अगर ओपीएस का पैसा लौटा दिया जाएगा तो उससे भारी नुकसान होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर नुकसान होगा तो उसका कोई समाधान भी तो होगा। यदि आप डायरेक्ट किसी चीज़ में मीडिया में आके बोल दे रहे हैं कि पैसा अगर हम दे देंगे, राज्य शासन का अंशदान और कर्मचारियों का अंशदान अगर हम दे देंगे तो उसमें आर्थिक नुकसान होगा। तो मैं समस्त हमारे जितने बुद्धिजीवी अर्थशास्त्रियों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि यदि आपने तो कह दिया कि भाई नुकसान होगा तो उसका कोई समाधान भी तो होगा। तो समाधान को बताइए ना कि उससे समाधान से क्या होगा कि हम लोग करोड़ों की संख्या में है अधिकार जितने भी कर्मचारी हैं जो ओपीएस का लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन सभी से कहता हूँ, उन सभी भाइयों से कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप एक अभियान चलाइए, इन अर्थशास्त्रियों से जवाब मांगिए, उनसे पूछिए कि आपने तो कह दिया कि मतलब आर्थिक नुकसान होगा, तो उस नुकसान को आप समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? इसका आप जवाब माँगिए। और मुझे लगता है कि इसी से ही एक एक माहौल बनेगा समस्त अर्थशास्त्री को जो इनके ओपीएस के खिलाफ है, जो ओपीएस के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं कि कर्मचारियों को अगर पैसा लौटा दिया जाए तो उनको भारी नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। तो इसी से रास्ता निकलेगा और जब तक इसको हम नहीं करेंगे, जब तक हम जवाब हम अर्थशास्त्रियों से नहीं माँगेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमको अंशदायी हमको वापस मिलेगा। एक शिक्षक है और शिक्षक समस्या का समाधान खोज लेता है और विडंबना है कि कथित अर्थशास्त्री हों या चाहे कथित लोग हों जो ओपीएस की बुराई कर रहे हैं, वो इसका समाधान नहीं खोज सक रहे। आप सरल शब्दों में बताइए, वो समाधान हो क्या सकता है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि राज्य सरकार जो अंशदान और हमारा जो अंशदान जो केंद्र में जमा हुआ है, जो अलग अलग जगह आप जैसे शेयर बाज़ार में लगा है, एलआईसी में लगा है, फिर आपका किसी म्यूचुअल फंड में लगा है, उसको नहीं करके आप किसी ऐसे जगह लगाइए जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को लाभ मिल सके। मेरा जहाँ तक यही मानना, आप कह रहे हैं कि आपने एलआईसी में लगा दिया, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में लगा दिया, यूटीआई में लगा दिया, एक फिक्स डेट है, उतना देर तक हमको जमा करना पड़ेगा, उससे पहले हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसा है कि मेरा जहाँ तक मानना है कि हर चीज़ का एक रास्ता होता है, उसका समाधान अर्थशास्त्री खोजेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्री ही कह रहे हैं कि इसका समाधान मतलब ये आर्थिक नुकसान होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे देश के बुद्धिजीवी जितने भी अर्थशास्त्री से कि आखिर कोई तो रास्ता होगा ना, क्योंकि आप लोग अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र को हर रास्ता मालूम है, हर विकल्प मालूम है और हर चीज़ समस्या का समाधान मालूम है। तो मेरा ये मानना है कि आप उस रास्ता को तत्काल निकालिए और बताइए कि कोई ना कोई समाधान तो होगा। खाली एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। एक पक्ष नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि जब आप बोल दिए हैं तो फिर आप उसको बताइए।
केंद्र और राज्य के वेतन में कितना अंतर है और क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको इस विचार में, क्या विचार है आपका? देखिए, केंद्र में जहाँ आपका वेतनमान 11वां वेतनमान लगा और हमारे यहाँ भी 7वां चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा पार्ट है दोनों के बीच में, आसमान और ज़मीन और आसमान का डिफ़रेंस है। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, मेरा जहाँ तक सुझाव भाई, कि मैं मानना चाहता हूँ कि केंद्र क्या करे ना, पूरे राज्य के कर्मचारी को टेक ओवर कर ले, उनके जो वेतन को, और हमको केंद्र के बराबर वेतन दे। 11वां वेतन 11वां वेतनमान दे। हमको ओपीएस, फिर हमको नहीं चाहिए ओपीएस, हमको एनपीएस दीजिए। 11 वेतन, अब वेतन भी दीजिए ना हमको उस लेवल पर। अब हमारा वेतन भी कम है, केंद्र के बराबर हमारा डीए भी कम है, सब कुछ हमारा कम, उसके बाद भी अब हमारा अंशदान को रख लिया और कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो केंद्र में इतना जो पैसा दे रहे हैं, उससे आर्थिक नुकसान नहीं होता है क्या? उससे भी तो होता होगा ना। मतलब केंद्र के कर्मचारी लोगों को पैसा देते हो तब आर्थिक नुकसान नहीं है, लेकिन राज्य शासन का अपने खुद का अंशदायी, अपने खुद हक का पैसा है, उसको देने के लिए आप लोगों को आर्थिक नुकसान दिखता है। ये जो दो तरफ़ा काम हो, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जी। जी, धन्यवाद। जी। सवाल तो यह भी है कि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में भविष्य में मिलने वाला पैसा इसी बाजार में खर्च नहीं होगा? यदि खर्च होगा तो क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में नकदी नहीं आएगी? बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्रियों की सबसे बड़ी चिंता शेयर बाजार की नई पेंशन योजना के तहत जो रकम कर्मचारियों की ओर से सरकार की तरफ से बाजार में लगा दी जाती थी, उसकी वजह से देश के कई पूंजीपतियों की, कई कंपनियों और निजी सरकारी कंपनियों में जो रकम अब लग रही थी, वो रकम अटक गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह रकम जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन में लगा दी, उसकी वजह से बाजार में नकदी नहीं आ रही, बाजार में जमा हुआ पैसा बाजार से निकल कर अब राज्य सरकारों के खातों में खर्च हो जाएगा या होना शुरू हो गया है? ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक बड़ी तरल पूंजी बाजार से निकल रही है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट अस्थिर हो सकता है। कई कंपनियों के बैलेंस शीट प्रभावित होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। हाल ही में बाजार में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की वजह से एकाएक कुछ नकदी की आवक कम हो गई है। क्या इसलिए ऐसी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं? पुरानी पेंशन योजना देश की अर्थव्यवस्था में घाटे का सौदा न बन जाए, क्या यह सोच बाजार में तैर रही है? क्या इसी बाजार के कुछ खिलाड़ियों की यह कोई पॉलिसी तो नहीं कि पुरानी पेंशन योजना से भविष्य के नुकसान की मार्केटिंग कर दी जाए और छुपा हुआ विज्ञापन जनता और अर्थव्यवस्था छुपा हुआ विज्ञापन जनता और व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों के बीच परोस दिया जाए, जिससे एक ऐसा वातावरण बन जाए जो सरकारों को मजबूर कर दे कि पुरानी पेंशन योजना लागू न कर पाए। जो लागू कर चुके हैं वो पुरानी पेंशन योजना रद्द करते हुए नई पेंशन योजना में वापस लौट आए। ये बड़ा एक, कहते हैं अर्थतंत्र का प्रवाह नदी के जैसा रहता है, जो अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो नई पेंशन की हिमायती अर्थशास्त्र के जानकार जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, उसके लिए रास्ता क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? किसी नीतिगत योजना में अगर कोई समस्याएं दिख रही है तो उसके इस योजना में नीतिगत समाधान क्यों पेश नहीं हो पा रहे या सामने नहीं आ पा रहे? सिर्फ आंकड़ेबाजी बताकर सरकारों को डराया क्यों जा रहा है? अर्थशास्त्री कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद के भविष्य के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? 60-62 साल बाद जब कर्मचारी रिटायर हो जाएगा, तब उसे नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाली सभी मदों की एक मुश्त रकम क्या उसके जीवन भर चलने लायक होगी? बुढ़ापे में जब दवाइयों का खर्च बढ़ जाएगा, तब की स्थिति क्या होगी? कथित नई पेंशन के पक्षधर और कथित अर्थशास्त्री क्यों भूल जाते हैं कि राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के वेतन में कितना अंतर होता है? यह दलील पेश क्यों नहीं करते कि अगर राज्य सरकारें पुरानी पेंशन नहीं दे सकती तो नई पेंशन योजना चलने दे और राज्य सरकारें भी केंद्र के समान नए वेतनमान राज्यों के कर्मचारियों को दे दे। यह एक आम शिक्षक का विचार है। राज्य और केंद्र के कर्मचारियों से मिलने वाले भत्तों में जमीन आसमान का भी अंतर है। पिछड़े हुए राज्यों में खासकर महंगाई भत्ते और आवास भत्ते के लिए कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ता है। क्यों नहीं अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस ओर जाता है कि 700 से 1500 रुपए में एक अदद मकान किराए में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में नहीं मिल सकता, और छोटे जिलों में तो और भी यह समस्या है। ऐसे गांव में भी
या मकान 1500 में नहीं मिल सकता। कथित अर्थशास्त्री इस ओर सरकारों का ध्यान क्यों नहीं आकर्षित करते? कर्मचारियों के हितों की बात क्यों नहीं करते? 50,000 की तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी अगर रिटायरमेंट के बाद 1,000 महीना पेंशन पाता है तो उसका बाकी का जीवन क्या इस छोटी सी रकम के सहारे चल सकता है? 1,000 पर चल सकता है? यदि चल सकता है तो कैसे इस बातों पर इस तरह के विज्ञापन क्यों नहीं छपते हैं? शॉर्टकट आंकड़ों के आधार पर कथित अर्थतंत्र के जानकारों की ओर से पुरानी पेंशन को लेकर उठाए जा रहे सवालों से कर्मचारी जगत आक्रोशित हो उठा है और उनसे इस फार्मूले की उम्मीद कर रहा है कि पुरानी पेंशन अगर लागू होती है तो उसकी भरपाई के लिए क्या योजना लेकर आते हैं। क्या सलाह उन राज्य सरकारों को देते हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करी है? क्या योजना केंद्र सरकार को देते हैं जो इस मामले में अभी टांग अड़ाती नजर आ रही है? आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।